जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चलेगा। इससे पहले साथियों हमने ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज जो ये क्लास है ये क्लास लाइव में नहीं है, इसमें आज आपको केवल लाइव चैट का ही ऑप्शन मिलेगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो चलिए, सुबह के 10 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, URL का पूर्ण रूप क्या है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर देना है। URL का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान रखिएगा, ये URL का फुल फॉर्म है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ से आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि पूछा जाता है ALU का फुल फॉर्म। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। WWW का पूछा जाता है फुल फॉर्म, तो आप सभी जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एक ध्यान रखिएगा HTML का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए। पादप में जो जाइलम होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा जल के वहन के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जाइलम उत्तक की बात करें तो जाइलम जो है 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। याद रखिएगा, पहला है वाहिनिकाएँ, दूसरा है वाहिकाएँ, तीसरा है जाइलम तंतु और चौथा है जाइलम मृदु उत्तक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका ध्यान रखिएगा, जल के वहन के लिए जाइलम उत्तक जिम्मेदार होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र तांत्रिक उदाहरण है, यानी कि इनमें से बताना है कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फसल का खेत, ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। बाकी झील, वन, तालाब ये क्या है, नेचुरल है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, वायु दाब को मापने वाला यंत्र का नाम है बैरोमीटर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा टॉरिसेली ने। पूछा जाता है टॉरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ तो इसका आंसर हो गया फसल का खेत। और पारिस्थितिक की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो पूछा जाता है AG टॉन्सले ने। किसने किया था, AG टॉन्सले ने। चलिए आगे देखिए, थायमिन विटामिन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है, विटामिन B2 का पूछे राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का नियासिन होता है। विटामिन B5 का पूछे तो विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B7 का पूछा जाता है जो कि बायोटिन होता है। और विटामिन ई का पूछे तो याद रखिएगा टोकोफेरॉल पूछा जाता है। और विटामिन B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन और इसी में पाया जाता है कोबाल्ट धातु। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जीवाणु जो है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होती है। चलिए 8 के लिए आंसर बताइए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है निमोनिया। निमोनिया रोग दूषित जल के द्वारा नहीं होता है। निमोनिया रोग जो है ये जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है। निमोनिया रोग का लक्षण क्या है? तो इसमें तेज बुखार आता है, फेफड़ों में सूजन होता है, ध्यान रखिएगा। हैजा की बात करें तो हैजा जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। और हैजा किसको प्रभावित करता है? तो शरीर का जो आंत होता है इसको प्रभावित करता है हैजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाइफाइड की बात करें तो ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है और ये भी आंत को प्रभावित करता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो साथियों, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, घटेगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो देखिए साथियों, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ऑप्शन में केवल माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? अच्छा देखिए, प्रकाश वर्ष की बात करें तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, लेकिन खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो ये होता है पारसेक। ये भी खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, लेकिन ये खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होता है? तो याद रखिएगा 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है बेल धातु में। याद रखिएगा, किसमें? बेल धातु में। बेल धातु जो है ये कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है, इसे ध्यान रखिएगा। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, वानिकी अनुसंधान संस्थान की बात करें ये देहरादून में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है तो ये भी देहरादून में है, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है जो कि गुजरात के गांधीनगर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो देखिए, दर्पण कैसा है? अवतल। और इस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा कब बनेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य में होगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है? आंसर कीजिए निम्नलिखित में से कौन है जो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है? तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, ये सभी धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म को धारण करते हैं उसे कहा जाता है अर्धधातु या फिर उपधातु बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्न में से क्या होता है? तो साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार जो है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक। अच्छा, 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? तो 10 पर पावर -6 मीटर होता है 1 माइक्रोन बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है?
तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब है केसिन। केसिन को दुग्ध का प्रोटीन कहा जाता है। दूध का रंग उजला केसिन प्रोटीन और पीला जो है कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूध का रंग पूछे जो सफ़ेद होता है किसके कारण होता है, तो इसी केसिन के कारण होता है। और दूध का रंग जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा लाइकोपीन के कारण। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है क्या है? तो साथियों कौन सा रोग है जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो ये है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, पीलिया की बात करें, ये किसके कारण होता है, तो ये एक विषाणु जनित रोग है। बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो बताना है उस क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति। कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। चलिए आंसर बताइए, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? देखिए आपको याद होगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था 1799 में। ध्यान रखिएगा टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा वेलेजली था। कौन था? वेलेजली। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और साथ में 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। 29 जून को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त की बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। 28 फरवरी आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है? मौर्य वंश का शासक था अशोक। अशोक के पिता थे बिंदुसार और बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है, तो याद रखिएगा 11वें शिलालेख में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, 11वां शिलालेख। और अशोक का जो 13वां शिलालेख है इसे ध्यान रखिएगा, इसी 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? सही जवाब है सिकंदर लोदी के दौरान। याद रखिएगा सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोट की मस्जिद का निर्माण हुआ था। सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था और इन्होंने ही 1506 में आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया था। दोनों फैक्टों को याद रखिएगा। आगे देखिए, भू राजस्व से संबंधित महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? अच्छा देखिए, महालवाड़ी का तात्पर्य क्या होता है, तो देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। तो भू राजस्व से संबंधित जो महालवाड़ी व्यवस्था है इसका जनक माना जाता है हॉल्ट मैकेंजी को। किसे? हॉल्ट मैकेंजी को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा टॉमस मुनरो को। किसे? टॉमस
मुनरो को, टॉमस मुनरो, और साथ में एक और नाम है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, दोनों ध्यान रखिएगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो साथियों बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ना ही इसमें निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सब कुछ इसमें जीरो होता है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा किस मंडल में? तो आयन मंडल में। किस मंडल में? आयन मंडल में। ध्यान रखिएगा यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, जिसका विस्तार जो है आयन मंडल से ऊपर वाले वायुमंडलीय भाग है। ठीक है, इसको बहिर्मंडल भी बोला जाता है। बहिर्मंडल में ही आता है आपका आयन मंडल। यूक्रेन का जो सेवालिका क्षेत्र है ये क्यों प्रसिद्ध है? सही जवाब है प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है यूक्रेन का सेवालिका क्षेत्र। ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख मिलता है? चलिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची में। अच्छा, 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 52वां संविधान संशोधन। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। इनमें से कौन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है ग्लाइसिन। यह एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, बाकी सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजिन ये सभी कार्बोहाइड्रेट है। कुल गाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो साथियों कुल गाड़ी जो है सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग कमेंट करके बताइए कुलगाड़ी क्षेत्र ये किस देश में है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो साथियों जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो याद रखिएगा संचलन। बाकी वर्षण, वाष्पीकरण, संघनन ये सभी प्रक्रिया सम्मिलित है। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो देखिए एसआई में टोटल 7 मात्रक है, तो कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो ओम इसमें नहीं आता है, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। अच्छा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये तो है, मौलिक अधिकार भी है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये गलत है। भारतीय संविधान की विशेषता प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। तो सी ऑप्शन ये नहीं होगा। बाकी नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कालीबंगन से, जो कि राजस्थान में है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही आंसर है कोयला। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल किया गया है? सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी माना जाता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, किसके शासन काल के दौरान ह्वेनसांग भारत भ्रमण पर आया था? चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा
हर्षवर्धन के शासनकाल में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके शासनकाल में भारत का दौरा करने कौन आया था। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अपना अपना स्कोर लिखा है तो बता दीजिए आपने आज के इस 40 में कितने प्रश्न सही किए हैं।